ढाक के पत्ते, वही ढाक के तीन पात। एक जाना पहचाना मुहावरा इस पेड़ से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके तीन पत्ते एक इसकी विशेषता को भी दर्शाते हैं और इन तीन पत्तों पर त्रिदेव के भी दर्शन हमारे पूर्वजों ने किए। ब्रह्मा विष्णु महेश विराजे हुए इन तीन पत्तों पे। लीफलेट्स हैं ये, तो ये कंपाउंड लीफ होता है बॉटनी में। और जो फूल हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आभास देते हैं तितली का, और ये मटर के कुल का ही एक पेड़ है। और चूंकि इसको तोते की चोंच सरीखा भी हमारे पूर्वजों ने देखा, तो संस्कृत के विद्वानों ने नाम दे दिया किंशुक। और चूंकि पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और इसलिए इसको सुपर्ण नाम भी दिया। और चूंकि ये यज्ञ हवन में यूज़ होता है तो याज्ञिक भी इसका पेड़ का नाम है। और कहा जाता है कि कालिदासा ने जम्मू क्षेत्र के पलांवाला में भी इन फूलों की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर अपनी काव्य रचना की थी। और बंगाल में जो पलासी की जगह है वो उसका नामकरण भी इसी पलाश पेड़ से हुआ है। बांग्ला भाषा में पोलाशी, तो पोलाशी ही बिगड़ते बिगड़ते पलासी हुआ। और वहाँ की 1757 की जो युद्ध है जिसने काफ़ी खून बहा, तो उस वक़्त इस पेड़ की फूल भी खिले हुए थे अग्नि ज्वाला की तरह, आग से उठती लपटों की तरह। इसके फूल माना जाता है कि इस पेड़ को एक श्राप मिला था, क्योंकि कामदेव जी ने इसी पेड़ पर चढ़ करके शिव जी की तपस्या को भंग करना चाहा था। और फिर जब इसको श्राप मिला, अग्नि से जलने लगा ये पेड़, तो उसके बाद अंत में गुस्सा शांत होने पर जब इसको वरदान मिला कि तू ब्रह्मदेव के रूप में पूजा जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि कामदेव जी ने जो भी किया वो देवताओं के कहने पर किया था। और ऐसे भी पलाश पेड़ का क्या कसूर, वो तो इस पर चढ़े थे। तो ये फूल जो है बैसाखी के दिन, छन्नी हिम्मत हो, चौआदी हो, कंडी का क्षेत्र हो, पलांवाला हो, पलौड़ा हो, नगरोटा हो, कटरा हो, रियासी हो, रामनगर हो, कठुआ हो, बिलावर हो, हर जगह इस वक्त इस खूबसूरत फूल की खूबसूरती जो है मन को मोह ले रही है। एक तरफ तो बैसाखी का पर्व है जो 1699 में खालसा पंथ की नींव भी इसी दिन रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, और पंच प्यारे उन्होंने चुने थे, जिनमें पहला वीर पंच प्यारा लाहौर से था, इसी तरह से धर्मदास सहारनपुर से था, और जगन्नाथपुरी से भी था, कोई द्वारका से भी था। और इस तरह से उनको 5 वो साहसी पंच प्यारे मिले थे, और वो यही खालसा पंथ की नींव का सबब बना ये दिन 1699 में। और जालियांवाला बाग का मैसेकर भी कहते हैं कि इसी दिन हुआ था। और ये फूल जो है किंशुका संस्कृत में कहा गया तो अंग्रेज़ी में पैरट ट्री, और बैटल ऑफ प्लासी ट्री, चूँकि बंगाल में जो पहली लड़ाई लड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे, तो इसलिए भी इसको बैटल ऑफ प्लासी ट्री। फिर टीक की तरह क्वालिटीज़ भी हैं टिम्बर में, लेकिन ये सही टीक नहीं है, असल टीक नहीं है, तो बास्टर टीक ट्री भी इसको कहा गया। लेकिन हिंदी में भी कई नाम है, कहीं इसको ढाक बोला जाता है तो कहीं पलाश बोला जाता है, कहीं इसको केसूड़ा भी बोला जाता है, तो तमिल भाषा में इसको मुदुगु चेट्टू भी बोला जाता है। डोगरी की बात करें तो डोगरी में इसको पला बोला जाता है। और ये बहुत ही धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाला पेड़ है, जिसके पत्तों को
श्राद्ध के पूजन में, पितृ पूजन में, पितृ पूजा में इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक कहा गया कि इस पर आहार परोसने का महत्व तो है ही, लेकिन जो गुण हैं, औषधीय गुण, वो भी उस भोजन में आ जाते हैं। और इस तरह से बात की है कि पलाश के पत्तों पर भोजन परोसना यानी एक बहुत ही सोने की थाली में परोसा हुआ बड़ा एक धार्मिक भी और बहुत ही सम्माननीय भोजन माना गया। और इसी के वुड पे के बने हुए बर्तनों में भी अक्सर अश्वमेध यज्ञ में सामान रखा जाता था। और ये पेड़ थोड़ा सा कम होता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में वन विभाग को अपनी जैव संपदा या जैव विविधता के प्रति और जागरूक होने के चलते इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरियों में उगाना चाहिए। और इसी का वन महोत्सव के समय जब बरसात आएगी तो इसका रोपण होना चाहिए। तो ये इतना खूबसूरत फूल जो है, इसका हम पाउडर बना के, होली का गुलाल तो बनाते ही हैं, कृष्ण राधा ने भी होली खेली थी इसी के गुलाल से, लेकिन इसके चाय के रूप में या शरबत के रूप में पीने से भी मूत्र संबंधी रोगों में जो है आराम मिलता है। पत्तों में भी डाइयूरेटिक गुण देखे गए हैं और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि इसके काढ़े से मधुमेह के रोग में भी आराम मिलता है। और ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये पेड़ का जो बनाया हुआ काढ़ा है, बेवरेज, वो बहुत ही मुफीद साबित होता है। और एक समय था कि भारतवर्ष में ये पेड़ हर जगह मिल जाता था और बैसाखी के आसपास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती इसकी देखने को मिलती थी, अग्नि ज्वाला की तरह दहकते हुए भारतवर्ष के जंगल। और इस पेड़ को लेकर के हमारे ग्रंथों में भी काफ़ी इसका जिक्र आता है। जैसे महाभारत काल में भी माना जाता है ये पांडवों के लाक्षागृह के आग लगाने के संकेत के रूप में कहीं ना कहीं चाचा विदुर ने इस पेड़ के फूलों को देखते हुए सांकेतिक भाषा में अपना जो मन है, मन का विचार उनके आगे रखा था। और ये भी कहा जाता है कि ये फूल जो है शिव को भी बहुत प्रिय हो गया उस घटना के बाद। तो तेलंगाना में महाशिवरात्रि को बेलपत्र तो चढ़ाए जाते होंगे, लेकिन वहाँ पे इन फूलों से शिव जी का श्रृंगार भी होता है और शिव पूजा भी होती है। और ये फूल जो हैं इसमें अर्धचंद्राकार, अगर फूलों को देखें ध्यान से, पत्ते तो 3-3 हैं ही, लेकिन अगर हम इसके एक फूल को देखते हैं ना, तो एक फूल में कहीं ना कहीं किश्ती की तरह, नाव की तरह, या अर्धचंद्राकार, ये जो हमें आकृति नहीं, जैसे ये देखें, ये बना हुआ जैसे चांद बना हुआ है। तो इसीलिए इसको सोम ग्रह के साथ भी जोड़ा जाता है और नवग्रह वाटिका में सोम ग्रह का पेड़ इसको माना जाता है और इसका पूजन भी होता है। तो बहुत पूजनीय पेड़ है ये। शनि हिम्मत में जिस जगह से मैंने वहाँ ये फूल उठाए, वहाँ पे मध्य प्रदेश का एक परिवार रह रहा था और उन्होंने इसके नीचे पूजा अर्चना भी की हुई थी। तो इसको बड़ा धार्मिक पौधा माना जाता है और पत्तों के भी पकौड़े बन सकते हैं और फूलों के बेवरेजेस। और सबसे बड़ी बात है, एक समय था कि जम्मू में ललारी जो है, चुन्नियों को रंगने के लिए इसके फूलों का रंग भी यूज़ किया करते थे। तो जो केसरिया रंग है, जो वीरता का प्रतीक है, जो हम अपने तिरंगे में भी देखते हैं, तो ये कलर भी वही है। और ये एक मेडिसिनल ट्री है, औषधीय पेड़ है, जिसके सम्मान में कवियों ने कई काव्य ग्रंथ
रचे हैं, कालिदास से लेके आज के जो आधुनिक हिंदी कवि हैं, चाहे डोगरी कवि हैं। तो ये बैसाखी के दिन इन फूलों की जो खूबसूरती है, जम्मू शहर और कंडी क्षेत्र में चार चांद लगा रही है इस वक्त। और ये फूल जो है कितनी शोभा बढ़ाएगा हमारे पार्क्स, गार्डन, उद्यानों की, अगर हम इसको सड़क के किनारे किनारे रोपित करें, कठुआ से लेके उधमपुर तक, और फिर एक प्लाश पार्क बन जाए। अगर जैसे बाबा दे जाड़ झीड़ी में हुआ भी करते थे ये पेड़, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार नया उद्यान बनना चाहिए, प्लाश उद्यान, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पार्क या ढाक का पार्क। चूँकि ये हमारे इतिहास के साथ जुड़ा है, प्लासी की लड़ाई के साथ जुड़ा है, ब्रह्म वृक्ष के रूप में इसको पूजा गया है। ये हमारे वैदिक काल में यज्ञ हवन की सामग्री के रूप में भी इसको देखा गया, इसी की समिधा भी हम प्रयोग किया करते थे। और चूँकि ये रामायण महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है, और इसकी जो आयुर्वेदिक दृष्टि से जो गुण हैं उसके हवाले से मुझे लगता है जो भारतीय संवेद औषधीय संस्थान है जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उनको प्लाश उत्सव मनाना चाहिए। यही समय अगर बैसाखी के साथ ही कहीं जम्मू शहर के किसी जगह जहाँ पे ये फूल इस वक्त खिल चुके हैं, चाहे वो सांबा के तरफ कोई क्षेत्र होता, तो वहाँ पे अगर बैसाखी को पलाश मेला लगता या पलाश उत्सव हम मनाते और पलाश के इतिहास के झरोखे से हम इसकी चर्चा करते, कवियों को आमंत्रित किया जाता और वो भी पलाश की खूबसूरती में, इसके सौंदर्य के सम्मान में अपनी कविता पाठ करते, तो कितना अच्छा होता। हालांकि आज सांबा में कहीं ना कहीं मेरी मित्र मंडली की एक कवि गोष्ठी भी हो रही है, लेकिन मेरा मानना था कि सिर्फ ऐसी कवि गोष्ठी होती जो सिर्फ पलाश के पेड़ को, पलाश के फूल को, पलाश से जुड़े इतिहास को, पलाश से जुड़ी संस्कृति को, पलाश से जुड़े साहित्य को और पलाश से जुड़े खाद्य उत्पाद के साथ साथ जो इसका मच्छरों को कंट्रोल करने का भी एक बड़ा अच्छा गुण है, और तितलियों के जीवन चक्र में भी इसकी एक अहम भूमिका रहती है। इन सब पहलुओं पर बात होती कविता के रूप में, काव्य के रूप में, तो मुझे लगता है ये बैसाखी का पर्व उसमें और भी सौंदर्य भर जाता और भी रौनक आ जाती। तो ये है खूबसूरत फूल पलाश का, डोगरी में हम कहते हैं टटुए, खिड़ी गे टटुए लाल सुए, तोते भी आई कुए। तोते ही नहीं, एक परिंदा जिसका नाम ही टेसू से है, टेसुआरी रोजी पेस्टर स्टर्नस रोजियस, जिसकी जो है गर्दन तो काली होती है लेकिन पीठ के पंख इसी तरह के होते हैं लाल, तो उसको गुलाबी मैना भी कहा जाता है। और उसी तरह से अगर हम ये देखें तो इन फूलों के नीचे भी जो कैलिक्स है वो काला ही है। तो बिल्कुल टेसुआरी जो है रोजी पेस्टर, उसके पंख अगर इस तरह के हैं तो उसकी उसकी जो फ्रंट है, उसका नेक जो है, उसका फेस जो है वो इस कलर का होगा। तो ये इसके स्टॉक हैं और ये इसका कैलिक्स है और ये पेटल्स हैं। और पेटल्स के अंदर जो है बिल्कुल अगर हम एक फूल को तोड़ के देंगे तो उसके अंदर से आपको ऐसे लगेगा जैसे कहीं ना कहीं इस बोट के अंदर से निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल जो है ना, ये वाला, ये सूंड लगती है, हाथी की सूंड। तो कई लोकोक्तियों में भी इसका जिक्र आता है। ये पुंकेसर का एक मुड़ा हुआ गुच्छा है। तो ये पुंकेसर और इसी के अंदर जो है पिस्टल होती है, जो बाद में एक फली के रूप में विकसित होती है। और वो फली जो है उसमें बड़े बीज नहीं होते, एक ही बीज होता है। तो इसीलिए इसके स्पीशीज का नाम मानोस्पर्मा है। स्पर्मा का यहाँ अर्थ है सीड, बीज से, एक बीज वाली फली होने से। लेकिन बहुत पहले इसके खूबसूरत पत्तों के कारण इसको कहा गया ब्यूटिया फ्रांडोसा, जो डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने नाम दिया था। लेकिन उसके बाद इसको जो है एरिथ्राइना भी बोला गया लेमार्क द्वारा। लेकिन आज जो एक्सेप्टेड नेम है उसका नाम है
ब्यूटिया मानोस्पर्मा, और ब्यूटिया इन ऑनर ऑफ अर्ल ऑफ ब्यूट, जो प्राइम मिनिस्टर थे कभी यूके के, तो उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया। तो इतना खूबसूरत पेड़, हमारे जंगल का पेड़, हमारे भारतवर्ष का पेड़, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ पेड़, हमारी संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए इस पेड़ की रक्षा करनी, इस पेड़ को संभालना, इस पेड़ के प्रति अपनी बच्चों को जागरूक करना, मुझे लगता है आज बैसाखी का पर्व है। और बैसाखी के पर्व में हम जो भी अपनी उत्सव मना रहे हैं, उस उत्सव में पेड़ पलाश का भी शामिल होना चाहिए। टेसू के फूलों का हम जो है डेकोरेशन कर सकते हैं, इसकी हम चाय बना सकते हैं, इसका हम शरबत बना सकते हैं, तभी हमारे बैसाखी के उत्सव को चार चांद लगेंगे। आइए हम अपनी वन संपदा को पहचानें और इसके संरक्षण में योगदान दें।